गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला पार्ट शुरू करते हैं। और मैंने जैसा आपको बोला था कि हम इस चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर में कंडक्टेंस की। व्हाट इज कंडक्टेंस? आपने पढ़ा होगा कि कोई वायर है, वो बिजली को कनेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इस प्रकार से जल्दी जल्दी समझो ताकि जल्दी से टॉपिक कंप्लीट कर सके हम। और आप भी इबादत बनाओ कि हम अब थोड़ा सा फास्ट शुरू करेंगे कि ये बिल्कुल जनरल टॉपिक है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस कोई भी सॉल्यूशन की या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की एबिलिटी होती है कनेक्ट करने की, उसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस की बात करें हम तो इलेक्ट्रोलाइट अपने तरीके से कनेक्ट करता है। कोई वायर होता है, मेटेलिक सब्सटेंस होता है, वो अपने तरीके से कनेक्ट करता है। पर दोनों में एक चीज सेम होती है, दोनों के लिए कोई ना कोई चीज फ्री चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर सके। अब बात सुनो, इलेक्ट्रोलाइट्स मान लिया मैंने यहां पर मेटल लिख देता हूं, मेटालिक कंडक्टेंस की बात करेंगे हम। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में एक बात बताता हूं आपको सबसे पहले मैं, आप इस बात को नोट कर लेना। हमेशा आप पढ़ोगे, हमेशा ये बात आपके आगे आएगी, आपके 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में आई होगी और आगे भी आएगी। कंडक्टिविटी के लिए दो चीज जरूरी होती है। क्या चीजें जरूरी होती है वो? पहली फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे पता है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स तो होने नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो वायर्स में होते हैं, मेटल में होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस होंगे। तो मतलब इसमें आयंस होते हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब बात करें भाई, अगर किसी भी, जैसे कि मैंने बताया कि गैल्वेनिक सेल में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसमें क्या होता है? केमिकल चेंज। तो इसमें क्या होता है? केमिकल चेंज। अगर वायर में से हम कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो उसमें कोई केमिकल चेंज होगा? अरे नहीं, उसमें केमिकल है ही नहीं, तो चेंज कैसे होगा? तो मतलब इसमें क्या होगा? केमिकल चेंज नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम इन दोनों को क्लासिफाई करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं। आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, यहां पे आओ एक मिनट। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी वैसे वैसे बढ़ेगा। ये आप इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, ये आपके फिजिक्स के टॉपिक है जो कि हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। इनको मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को पर तो हम यहाँ पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, जो वायर्स हैं उनको आप पढ़ोगे किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। तो अब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो टेम्परेचर होता है जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है उसी प्रकार उसमें रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये आप फिजिक्स में अच्छे से सीख लोगे और आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर 1/r, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? रेजिस्टेंस कम होता है। ये चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये आप अपने आप फिजिक्स में पढ़ लोगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। भाई कोई सॉल्यूशन लिया हो आपने, जैसे कि आप पानी को गर्म करते हो स्टोव के ऊपर, गैस के ऊपर मान लो, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल इधर उधर जल्दी भागेंगे ना। तो अगर मॉलिक्यूल ज्यादा भागेंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी कि नहीं होगी? रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अपोजिट कोई फोर्स लगता है, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लग जाए तो मानो कि उनका बीच का मतलब जो बैक फोर्स लग रहा है वो तो कम हो गया, पार्टिकल भाग रहे हैं आसानी से। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये बातें थी थोड़ी बहुत, हमने इसके बारे में कॉमन पढ़ ली। तो अब बच्चों हम देखते हैं
और आगे बढ़ते हैं इसमें। इस टॉपिक को बच्चों में जल्दी कंप्लीट करना है। क्यों भी बहुत दिन हो गया, आप भी बोर हो गए होंगे कि ये कौन सा टीचर है इतने आराम से करवा रहा है, इतने आराम से करवा रहा है। भाई मेरे मन में तो मैं ये सोचता हूं कि आपके समझ में आए, बेशक आराम से करवा रहा हूं, तो आप इस बात को समझो और अब थोड़ा सा मेरी स्पीड के साथ अपनी भी स्पीड बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, अब रेजिस्टेंस की बात करता हूं। रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? आपने पढ़ा है ओम्स लॉ के हिसाब से V/I। इज इट ओके और नॉट? ये होता है वोल्टेज, ये होता है करंट, ठीक है, ये होता है ओम्स लॉ। पर ये इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की हमारे यहां कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला लगता है R = ρL/A। इसे रो बोलता हूं मैं। ये होता है कैसे? रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा ना मेरे को। तो ये हो गया R = ρL/A। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? अब आप पूछोगे मेरे से कि ये रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है, मतलब ये रो लगाई है। आप अपनी बुक में अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स भी मैं डालूंगा, पक्का डालूंगा, कंफर्म। आप पूछोगे रो, इसे बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब आप बोलो कि रेजिस्टिविटी क्या होती है? जब हम लेंथ = 1 यूनिट कर दें, एरिया = 1 यूनिट कर दें, तो रेजिस्टेंस = रो, मीन रेजिस्टिविटी। समझ गए आप? और आप पढ़ोगे कि रेजिस्टेंस होता है, उसके इनवर्स बोले तो हम कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा, अगर कोई वायर का रेजिस्टेंस 50 ओम है तो उसकी कंडक्टेंस कितनी होगी? 1/50, 1/50। तो उसी प्रकार कंडक्टेंस क्या होती है? 1/R। तो अब हम इस रेजिस्टिविटी को समझते हैं, इस रेजिस्टिविटी को समझते हैं और हम समझेंगे किस चीज को? कंडक्टिविटी को। भाई अब रेजिस्टिविटी ये हो गई रो, तो कंडक्टिविटी जिस प्रकार 1/ρ = kappa कंडक्टिविटी। ठीक है, जिस प्रकार रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/R = कंडक्टेंस। तो 1 ये रेजिस्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? 1/ρ। इसे हम K से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हम क्या? कप्पा। समझ गए आप? अब बात करते हैं इसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, या फिर इसे बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद रखना ये दोनों चीजें एक ही है, कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही चीज के दो नाम है। अब मेन टॉपिक अपना ये है, ये कंडक्टिविटी क्या होती है। चलो आज इस कंडक्टिविटी के खेल को खत्म करते हैं, समझते हैं क्या होती है कंडक्टिविटी और कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, डेली लाइफ में, सब बातें करेंगे बच्चों आज। ठीक है, तो बात करता हूं कंडक्टिविटी। बात करते हैं बच्चों कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी की बातें करते हैं। मैं यहां पर अब इंक फिलअप कर लेता हूं इसके साथ साथ, और आपको मैं कंडक्टिविटी का जो फंडा है उसको आज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है बच्चों, क्या होता है ये? इट इज ए कंडक्टेंस, इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ वॉल्यूम।
नोट करना मैंने यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों, अगर हम इस कंडक्टिविटी को मीटर क्यूब में लेते हैं, ये हमने यूनिट डिफाइन किया, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कंडक्टिविटी होगी। यहां पर मैंने वॉल्यूम फिक्स किया है, ना कि अमाउंट, याद रखना इस बात को, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, क्या होता है कंडक्टिविटी की डेफिनेशन मैंने बता दी। कंडक्टिविटी क्या होती है, सॉल्यूशन की, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसका वॉल्यूम क्या हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml, ये दोनों चीज एक बराबर है, ठीक है। अब देखो आप, अगर अब मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या ले लिया, बॉक्स, तो बच्चों अगर इसमें मैंने 1 मोल लिया हुआ है, ठीक है, 1 मोल लिया हुआ मैंने, अगर इसका वॉल्यूम मैं इंक्रीज कर दूं और 2 सेंटीमीटर क्यूब कर दूं, मतलब 2 बॉक्स बनाऊं, तो अब पर बॉक्स, एक बॉक्स के कितना मोल, एक बॉक्स में के कितने मतलब एक बॉक्स में कितने मोल का हिस्सा आएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में बोलूं तो इस क्यूब में हाफ मोल और इस क्यूब में हाफ मोल। समझ रहे हो अपना इस बात को। अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्यों? डाइल्यूशन का मतलब होता है कोई सॉल्यूशन में, मतलब मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 1 मोल है, उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन और डाल दिया, तो मतलब 2 लीटर में 1 मोल हो गया ना। उसी प्रकार अगर मैं अब बात करूं यहां पर 1 मोल 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैंने लिया हुआ है, समझ रहे हो आप, 1 मोल मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ है, अगर वही 1 मोल मैं 2 सेंटीमीटर क्यूब में लूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से में आधा मोल आता है। और आपको पता है कि कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस, फ्री आयंस पे डिपेंड करती है। तो अब अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो डाइल्यूशन के साथ क्या होता है, कापा वो होती है डिक्रीज। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बच्चों, आप समझ रहे हो, कापा क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब एक बात बताओ, इसकी यूनिट्स की बात करते हैं आप। अब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आपने पढ़ा रो एल बाई ए, ठीक है, ये क्या है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालूं मैं तो क्या हुआ, आर ए अपॉन एल, समझ गए आप। अब रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी करूं, 1 बटे में रेजिस्टिविटी करूं तो क्या होगा, कंडक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं कप्पा। अगर इसको मैं 1 अपॉन रो कर दूं तो इसको भी मेरे को पलटना पड़ेगा, क्या, आर बाई ए। समझ रहे हो आप इस बात को, आर बाई ए। अब इसकी यूनिट्स की बात करता हूं मैं। लेंथ किस चीज में मेजर करते हैं हम, लेंथ मेजर करते हैं बच्चों सेंटीमीटर या मीटर में, और रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं ओम में, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। अब देखो आप, अगर ये 2 पावर मैं ऊपर ले जाऊंगा इसे तो माइनस की 1 पावर बचेगी, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम की 1 पावर है, अगर इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी माइनस। समझ रहे हो आप बच्चों, इसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब दोबारा से देखो इसे, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई सॉल्यूशन हो वो कितनी कंडक्टेंस दिखाता है, समझ गया, उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या होता है, उसका डिक्रीज होती है। क्यों? हमने वॉल्यूम फिक्स किया है, ना कि नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चों, तो इस रेजिस्टिविटी को आज मैं आपको नोट्स कंफर्म दे दूंगा, और इस रेजिस्टिविटी को आप एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ लेना। ये आपके पास बहुत सारे सोर्स है, क्या, इंटरनेट, गूगल, क्रोम, यूट्यूब, कहीं से भी देख सकते हो आप। थैंक यू बच्चों, जल्दी अगला पार्ट इस केमिस्ट्री का शुरू करते हैं। अगले पार्ट में आपको मोलर कंडक्टिविटी, जैसे कि रेजिस्टिविटी पढ़ाई थी या कंडक्टिविटी पढ़ाई थी, उसी प्रकार इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कोलार्स लॉ के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।